मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर आज बात करते हैं कि किस तरीके से हमको पेपर लिखना है और सॉल्व करेंगे 2022 का मार्च का पेपर। सबसे पहले सूचनाओं को पढ़ते हैं। सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन, व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। कहने का मतलब है कि जो बॉक्स आपको मिलेगा उस बॉक्स के अंदर ही आपको आंसर लिखना है, उससे बाहर आपको आंसर लिखना बिल्कुल भी नहीं है। अब और देखिए, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना है। इम्पॉर्टेंट है, किसका प्रयोग करना है? पेन का ही केवल प्रयोग करना है। हमें पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पेंसिल केवल आप मार्जिन के लिए यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी किसी भी काम के लिए पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हो। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। किसी भी रचना विभाग का जो प्रश्न है, जैसे पत्र लेखन हो गया, उनके प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वहाँ आकृति बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको एकदम अच्छे तरीके से आप केवल एक बॉक्स बना सकते हो बाहरी तौर पर। जैसे आप विज्ञापन कर रहे हो तो एक प्रॉपर एक बॉक्स आप बना सकते हो, ठीक है। बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। शुद्ध रूप से आपको लिखना है, स्पष्ट लिखना है, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसे पढ़ सके, और सुवाच्य, वाचन योग्य, पढ़ने योग्य आपका लेखन होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो सामने वाला या जो एग्जामिनर है वो पढ़े, क्योंकि वो पढ़ेगा तभी आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, विभाग एक क्या है? विभाग एक गद्य विभाग, जो 20 नंबर का आएगा। प्रश्न क्रमांक एक का अ क्या है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हमें 8 मार्क्स के लिए ये पहला पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसमें जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तरीका क्या अपनाएंगे? देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमको प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक बार प्रश्न पढ़ लेंगे, और प्रश्न पढ़ने के बाद ही हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। क्या है? औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं, एक प्रश्न ये है। दूसरा है, लेखक ने यह तय किया। तीसरा है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। और चौथा है, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, ठीक है। अब पैसेज को पढ़ते हैं कि दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता निभाने आने वाला प्रश्न है, तो पेंसिल से आपको क्या करना है? आंसर देखिए, अंडरलाइन करिए। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है। एक, दूसरा, सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा केवल उतना ही आंसर आपको लिखना है, और बेवजह आंसर लिखोगे तो मार्क्स उसके एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पर औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं, 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? औपचारिकता जो निभाने वाले लोग हैं वो, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है। इन्हें मरीज से किसी भी प्रकार की हमदर्दी नहीं होती। एक में ये लिखना है और दूसरे में ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। अगर दोनों को एक ही में लिख दिया तो एक आधा ही नंबर मिलेगा, या मतलब ये 2 मार्क का है तो एक ही नंबर मिलेगा। दोनों को दोनों लाइंस में लिखना है। 2 पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो पूरे 2 के 2 नंबर मिलेंगे। अगला देखिए, आकृति में लिखिए, लेखक ने तय किया। लेखक ने क्या तय किया? लेखक ने तय किया, देखिए,
आज कोई भी आए आँख नहीं खोलूँगा, एक ये हो गया। दूसरा चुपचाप पड़ा रहूँगा, दोनों जगह पर लिखना है। एक में लिखना है आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, और दूसरे में चुपचाप पड़ा रहूँगा। यहाँ पर आसानी से एकदम आपको लिख देना है। एक जगह पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना है आज कोई भी आए आँख नहीं खोलूँगा, और दूसरे पर में लिखना है चुपचाप पड़ा रहूँगा। हो गया, एकदम आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है? गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। अब शब्द युग्म क्या होता है? शब्द युग्म होता है कि कोई भी शब्द जिसके बीच में कोई भी दो शब्दों की जोड़ियाँ, इसके बीच में ये वाला साइन हो, हाइफन का साइन हो। कई बार दोनों शब्द एक साथ होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं, जैसे धीरे धीरे हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। ऐसे शब्द क्या होते हैं? शब्द युग्म शब्द होते हैं, तो उनको हमें ढूंढकर लिखना है। अब इस पैसेज में हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ये देखिए थोड़ा, थोड़ी, बहुत, ये बीच में क्या है? हाइफन है। बीच में ऐसा हाइफन है तो समझ लीजिए ये क्या है? ये आपका शब्द युग्म है। और दूसरा ढूंढेंगे हाइफन वाला शब्द तो आपको मिल जाएगा ये धीरे धीरे, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। तो इन्हीं को आपको उठाना है वहाँ से और इन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिख देना है। एक यहाँ पर लिखना है, एक शब्द को आपको यहाँ पर लिखना है थोड़ी बहुत, और दूसरे को लिखना है धीरे धीरे। यहीं पर आप लिखेंगे थोड़ी बहुत और धीरे धीरे, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है? वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन, बच्चा है तो वचन कैसे क्या बदलेगा? वचन बदल जाएगा, हो जाएगा बच्चे। आसान है एकदम, बच्चा का बच्चे। और लिंग परिवर्तन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्ची। बच्चा लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, बच्ची लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। एकदम आसान है। आखिरी प्रश्न इसी में का देखिए, मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में देखिए कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो इसको आपको लिखना है कम से कम 5 से 6 वाक्य में। ध्यान रखना 5 to 6 सेंटेंसेस में, 5 to 6 लाइन्स में नहीं। 5 से 6 वाक्य लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो मरीज से मिलने जाते समय हमें सबसे पहले तो बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। मरीज से मिलने जाते समय हमें विनम्रता से मरीज से बात करना चाहिए। अस्पताल में अपने मुंह पर मास्क लगाकर ढककर जाना चाहिए। कोई भी वस्तु बेवजह हमें छूनी नहीं चाहिए। मरीज़ से मिलने जाते समय मरीज़ को हौसला देना चाहिए, उसको हिम्मत देना चाहिए, ना कि उसे डराना चाहिए। उसे ऐसा महसूस कराना चाहिए कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और वो जिस भी बीमारी में है वो उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इस तरीके के आप वाक्य लिखेंगे तो आपको 2 में से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसी में देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 8 नंबर का, क्योंकि गद्य विभाग पूरा 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का है, तो 8 और ये दूसरा भी 8 मार्क्स का है। क्या प्रश्न क्या है? परिच्छेद, अम्मा बताती है हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन
तुम्हारे बाबूजी दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, जब तुम मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। ये आपका पूरा परिच्छेद है। अब इस परिच्छेद पर प्रश्न कैसे बना है। सुहाग वाले गहने, पहला ही प्रश्न देखिए, सुहाग वाले गहने। तो हमने अभी पढ़ा कि सुहाग वाले गहने कौन कौन से थे, बताइए। सुहाग वाले गहने अभी हमने जस्ट पढ़ा था, क्या क्या था, केवल टीका, नथुनी, बिछिया। तो हमको कितना लिखना है, 2 ही लिखना है। हमारे पास 3 है लेकिन हमको लिखना 2 ही है, तो टीका एक में लिख सकते हैं, नथुनी लिख सकते हैं, ठीक है, नथुनी बिछिया लिख सकते हैं, टीका बिछिया लिख सकते हैं। दोनों बिल्कुल ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम, कौन कौन से शहरों का नाम लिया गया है। देखिए, पहला तो ये है रामनगर, ठीक है, रामनगर एक शहर हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया, यहाँ पर कहीं आया था मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर देखिए कहाँ आया था, मिर्ज़ापुर यहीं पर आया हुआ था, मैंने पढ़ा था, अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, मिर्ज़ापुर कहीं पर आया हुआ था। हाँ देखिए, आखिरी लाइन में मिर्ज़ापुर आया हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो 2 आंसर है, एक है रामनगर, दूसरा है मिर्ज़ापुर। आपको जैसे ये बॉक्स बना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स बनाना है और बनाकर ऐसे ही फॉर्मेट में पेन से ही बॉक्स बनाना है और पेन से ही आपको लिखना है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम में लगाकर लिखिए। मुंह दिखाई में गहने मिले, बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके, विदा होकर रामनगर आना, 5 ग्राम सोने के गहने आना। ये चारों हैं। अब इसको आप पैसेज पढ़ोगे तो 1 बाय 1 आपको ये सेंटेंस मिलता जाएगा। जैसे ही सेंटेंस आपको मिलता है वैसे ही उसको आप नंबर देते जाइए। इस तरफ आप इसको 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी नंबर जिसका आएगा वो नंबर आपको लिखना है। अब इसमें देखिए, पहले ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, क्या है पहला, कि 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। तो यहाँ पर 5 ग्राम सोने के गहने, ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद विदा होकर रामनगर आए, ये नंबर 2 हो गया। और उसके बाद मुंह दिखाई में गहने मिले, ये नंबर 3 हो गया। और लास्ट वन 4 हो गया। एकदम आसान है, अच्छे से आपको नंबर मिल जाएगा। बस इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले लिखना है 5 ग्राम सोने के गहने, दूसरा विदा होकर रामनगर आना, तीसरा मुंह दिखाई में गहने मिले और चौथा बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वचन परिवर्तन करके लिखिए। वचन परिवर्तन करना है आपको, वचन एक वचन बहुवचन। तो रिश्ता, रिश्ता का क्या हो जाएगा, रिश्ते, ठीक है। उसके बाद दिन, दिन का दिन ही रहेगा। शादी का हो जाएगा शादियाँ, शादी का शादियाँ, ठीक है। उसके बाद मुसीबत, मुसीबत का मुसीबतें, मुसीबतें हो जाएगा, ठीक है। मुसीबतें, ये चारों सही हो जाएगा। रिश्ता, रिश्ते, दिन का दिन ही रहेगा, शादी का शादियाँ और मुसीबत का मुसीबतें, ठीक है। एकदम आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है, पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, परिवार में आप कैसे लिखेंगे इसको, कि परिवार में सभी लोग साथ रहते हैं और वो एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं।
परिवार में जब सब साथ रहेंगे तो जो कोई भी दुख आएगा सब मिलकर इस दुख को सह लेंगे या उस दुख का कारण और उसका हल ढूंढेंगे। परिवार जब साथ होगा तो दुखी व्यक्ति भी, दुख भी, जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी हम झेल सकते हैं या सह सकते हैं। और हमें जब सुख आएगा तो भी हम उस सुख को आनंद में या सुख का आनंद तभी ले सकते हैं जब परिवार के सभी लोग साथ में होते हैं। ऐसे ही आपको बनाकर लिखना है। उसके अगला देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उन दिनों बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। ये जो है, ये आपका प्रश्न जो है वो अपठित है, ये अनसीन पैसेज है जो 4 मार्क्स के लिए आएगा। और इससे में आपको टेक्स्ट बुक से प्रश्न नहीं आएगा या परिच्छेद नहीं आएगा, ये बाहर से होगा, अपठित है, बिना पढ़ा हुआ। देखिए इसमें, उन दिनों बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, पर वे अपनी अटपट वाणी में ही अपना सारा आशय कह डालते थे, अपनी बात कह डालते थे। वे शब्दों में बोलते कहाँ थे, उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे, कान बेकार खड़े रहते थे। अब देखिए, बापू की अटपट वाणी की विशेषता, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से पढ़िए। क्या है अटपट वाणी की विशेषता बापू जी की, क्या है? ये एक बार आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको, उनका हृदय बोलता था, एक ये उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। ये 4 हो गए। एक, उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। ये 4 बॉक्स में चारों आंसर आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वाणी का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं। अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं कि वाणी या वचन, जो आवाज़ है, जो बोलते हैं आप, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। ये आप लिखेंगे कम से कम 5 से 6 वाक्यों में, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2 या विभाग 2 क्या है, 12 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा। और क्या है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मनमोरा, दामिनी दमक रहई घनमाही, खलकै प्रीत जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि निहराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहय गिरि कैसे, खलकै बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे उधन खल इतराई, भूमि परत भाढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। क्या करना है, पद्यांश में पहला प्रश्न देखिए क्या है, पद्यांश में आए जल स्रोत, जल कहाँ से आता है, जल के स्रोत, पानी हमको कहाँ से मिलता है, वो इस पद्यांश में जो लिखा हुआ है केवल वही आंसर आपको लिखना है। सबसे पहला क्या है, जलद, ध्यान दीजिए, पहला क्या है, जलद, जलद का मतलब है बादल, जलद लिख देना है आपको। उसके बाद नदी, दूसरा क्या है, नदी, उसके बाद है तलावा और चौथा है जलनिधि। ये चारों नाम आपको लिखना है, जलद, नदी, तलावा जिसका मतलब है तालाब, जलद का मतलब है बादल और लास्ट जलनिधि, जलनिधि मतलब समुद्र, सरिता भी आप लिख सकते हो, नदी और सरिता एक ही हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या है, ये वाला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द, क्या ढूंढना है हमको, समानार्थी शब्द ढूंढना है। अब समानार्थी शब्द देखिए क्या है इसमें, गगन, गगन का क्या है, नभ,
गगन का क्या हो जाएगा, नभ। उसके बाद दूसरा क्या है, पर्वत। पर्वत के लिए शब्द कौन सा है, देखिए इसमें बूंद अघात सह गिरी, क्या है, गिरी। गिरी का मतलब है पर्वत, पहाड़। बिजली, बिजली क्या है, दामिनी। बिजली क्या है, ये देखिए बिजली क्या है, दामिनी। दामिनी लिखा हुआ है, दामिनी जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वही आपको कॉपी कर लेना है। और दुष्ट, दुष्ट के लिए शब्द कौन सा है, ये देखिए खल होगा, खल। खल, खल शब्द दिया हुआ है। खल जो है वो दुष्ट के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगला देखिए, उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताए हुए हैं, शॉर्टकट कीज़ बताए हुए हैं। उन शॉर्टकट कीज़ के माध्यम से आप इस कविता की का नाम और कविता के कवि कौन हैं उनका नाम लिखकर शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, अंतिम 4 पंक्तियाँ, अंतिम 4 पंक्तियाँ कौन कौन सी है, यहाँ से लेकर ये देखिए अंतिम 4 पंक्तियाँ यहाँ से यहाँ तक। ये समिति समिति जल भरही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जलनिधि महु होई अचल जिम जीव हरि पाई। इन चारों का भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या था। आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर क्या है देखिए, चरित थी पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। यहाँ पर एक शब्द है टेव। टेव का मतलब होता है आदत। अब आपको करना क्या है, उचित जोड़ियाँ मिलानी है। शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, अब इन्हीं शब्दों को की जोड़ी मिलानी है। जैसे शब्द क्या है देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, पहली लाइन में देखेंगे, पहली लाइन में चरित थी पूत, यहाँ पर है क्या, चरित थी पूत नहीं है, क्या है, भुजा में शक्ति, भुजा शब्द है तो इसको पहले भुजा यहाँ लिख देते हैं, भुजा पहले यहाँ लिख देते हैं भुजा। और अब भुजा के लिए क्या है, भुजा में शक्ति, तो भुजा को शक्ति से मिला देंगे, ये सामने सामने लिख देंगे। उसके बाद अतिथि, अतिथि क्या है, अतिथि थे देव, यहाँ पर देख लीजिए अतिथि थे देव, संचय में क्या था, दान था, तो सामने सामने उसको मिला देते हैं। और हृदय में तेज, ये हृदय में तेज, ये कितने बन गए, 1 2 3 और 4, 4 बॉक्स बन गए। चारों आपको नाम इसमें इन सब में क्या करना है, लिख देना है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके, पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एकदम आसान है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ढूंढना है। इससे और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। क्या करना है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। शब्द क्या दिया हुआ है, नम्रता, मैंने उपसर्ग का बताया हुआ है वीडियो में। उपसर्ग का मतलब ऊ का मतलब होता है किसी शब्द के आगे एक अक्षर जोड़ना है या कोई छोटा शब्द जोड़ना है, ताकि एक अर्थपूर्ण नया शब्द उपसर्गयुक्त बन जाए। जैसे नम्र है तो हम जोड़ सकते हैं वी, क्या हो जाएगा, विनम्र, एकदम आसान है। और प्रत्यय मतलब किसी भी शब्द के पीछे शब्द दिया हुआ है नम्र, तो ये हो जाएगा नम्रता, नम्रता, एकदम आसान है, आसानी से आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, अज्ञान। अज्ञान का क्या करना है हमको, निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। विलोमार्थी, विरुद्धार्थी, विलोम सब एक ही बात है, ठीक है। ये क्रॉस वाला आपको साइन दिख जाता है, जहाँ भी ये क्रॉस वाला आपको जो साइन दिख जाता है तो समझ लेना इसका ऑपोजिट लिखना है, ऑपोजिट वर्ड। तो अज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और दानव, दानव का हो जाएगा मानव,
ठीक है। अब ये आपको कहाँ से लिखना है, देखिए दानव मानव, अज्ञान का ज्ञान, ठीक है, एकदम आसान है। अब अगला प्रश्न देखिए, पद्यांश के प्रारंभिक शुरुआत की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। इसको भी मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस कविता, ये कविता कौन सी, ये जो पद्यांश है कौन सी कविता के है उसका नाम आपको जानना जरूरी है, उसके कवि का नाम जानना जरूरी है। तो आप लोग टोटल 8 कविताएं हैं, 8 कविताओं का नाम और कविताओं के कवि कवित्री जो भी हैं उनका नाम आपको रट्टा करना है, याद करना है। और इसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रीज मैंने पहले बताया कि वीडियो में दे दिया गया है, उस वीडियो को एक बार देखिए, पूरे के पूरे यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद कविता की आरंभिक क्या लिखा है, प्रारंभिक, प्रारंभिक देखिए शुरुआत की 4 पंक्तियाँ, ये यहाँ तक 4, अगर 1-2 पंक्ति बढ़ा भी देते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भावार्थ आपको लिखना है, इसका सरल अर्थ आपको लिखना है। कविता का नाम और कविता के कवि का नाम लिख के आपको अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर उसका इम्प्रेशन अलग पड़ेगा और आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। आगे देखिए, अब क्या है, पूरक पठन, 8 अंक के लिए पूरक पठन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। क्या है, रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। 2-1 अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थीं। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। इसको देखते हैं, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका तिलक आया था, किसका तिलक आया था, किसका तिलक आया था, बुद्धिराम के बेटे, उसका नाम क्या था, मुखराम। बुद्धिराम के बेटे का क्या नाम था, मुखराम, ध्यान देना। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, द्वार पर बज रही थी, द्वार पर क्या बज रही थी, द्वार पर बज रही थी शहनाई, क्या बज रही थी, शहनाई बज रही थी। ठीक है, ये देखिए द्वार पर क्या बज रही थी, शहनाई बज रही थी। तीसरा क्या, एक बड़े हंडे में पक रही थी, बड़े हंडे में क्या पक रही थी, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। और चारपाइयों पर विश्राम कर रहे थे, चारपाइयों पर कौन विश्राम कर रहे थे, देखो यहाँ ये भी लिखा हुआ है, चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे, तो आंसर आपका केवल क्या आ जाएगा, मेहमान आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये 2 नंबर का आएगा। उसके बाद सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान। होता क्या है कि हमें शब्द का अर्थ नहीं पता होता, इसीलिए हम ये गलत लिख देते। संवर्धन मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। संवर्धन मतलब होता है बढ़ावा देना। तो जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी परंपरा है, जो हम जिस तरीके से हम कोई भी त्यौहार, कोई भी शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न करते हैं, उस परंपरा को हमें कैसे बचाना है और उसको बढ़ावा देना है। उसमें हमारा योगदान क्या है कि आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे हम लोग कहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 3 पर, और ये क्या है, पूरक पठन के प्रश्न हैं। पूरक पठन का जो प्रश्न होता है उसमें कविता दी गई है और कविता का 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक कविता होगी और एक क्या होगा, एक आपका परिच्छेद होगा। तो परिच्छेद हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब हमारा बची हमारी कविता। और निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हमें क्या करना है, कृतियाँ करना है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश कौन से पोएम का है,
मन का है और इसके कवि कौन है? विकास परिहार जी। ये आपको दिमाग में रखना है, मन विकास परिहार जी। ठीक है, अब इसके प्रश्न। चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। प्रश्न क्या दिया है? ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। देखिए इसमें बच्चे गलती करते हैं, ये आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप ऐसे प्रश्न बनाओ जिनका उत्तर ये होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इन शब्दों को लेकर प्रश्न बना देते हैं जहाँ पर आप गलतियाँ कर देते हो। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा प्रश्न बनाना जिसका उत्तर ये हो। अब इसमें क्या है, जीवन नैया और फागुन है, तो जीवन नैया कहाँ पर लिखा हुआ है? जीवन नैया मझधार में डोले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इसके बदले क्या, क्या मझधार में डोले, या कौन मझधार में डोलता है। ऐसे जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्वेश्चन मार्क अगर आप करते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। दूसरा क्या है, फागुन। तो फागुन क्या है, रंग संग लेकर आया फागुन। प्रश्न क्या बनेगा, रंग संग लेकर कौन आया। प्रश्न क्या बनेगा, रंग संग लेकर कौन आया। कौन केवल ऐड करिए और आया लिखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, भाषा अध्ययन। ओके, एक प्रश्न यहाँ रह गया, जीवन एक संघर्ष है, इस पर अपने विचार लिखना है। जीवन में हमें बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं और हमेशा हमें संघर्ष करना है। इस विषय पर आपको लिखना है। आप कोई उदाहरण भी दे सकते हो, उदाहरण भी दोगे तो कोई गलत नहीं है। अब देखिए अगला क्या है, व्याकरण विभाग, विभाग क्रमांक 4, भाषा अध्ययन। ये एग्ज़ाम में 14 नंबर के लिए आएगा और इसमें प्रश्न वाइज जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानिए। अधोरेखित शब्द क्या है, उसे। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, उसे। ये देखिए जो शब्द भेद है वो 3 ही हो सकता है, या तो वो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा। तो ये संज्ञा तो हो नहीं सकता, किसी का नाम नहीं है, विशेषण भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सर्वनाम। अब आपको इसको बाहर निकालना है और लिखना है, उसके सामने ही आपको लिखना है, क्या लिखना है, सर्वनाम। ठीक है, एकदम आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। दूसरा देखिए, अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या लिखा है, क्योंकि और पास। क्योंकि का सेंटेंस बना सकते हो, पास का भी सेंटेंस बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सेंटेंस आपको बनाना है, छोटा सेंटेंस भी आप बनाओगे तो भी क्या है, वो सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है। अगला देखिए, परा प्लस अर्थ संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद एक जगह किया हुआ है, दूसरी जगह नहीं किया हुआ। एक तालिका दी गई है, कृतिपूर्ण कीजिए। अब इसमें क्या है, पहले वाले में इसमें आपको शब्द बनाना है, ठीक है, और इसमें उसका भेद लिखना है, भेद लिखना है। अब मैंने जैसा कई बार बताया है, कई वीडियोस में भी बताया है, ध्यान रखिएगा कि जब रा जो साउंड है वो स्वर हो और उसके बाद वाला भी स्वर हो तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। स्वर पहले शब्द का आखिरी साउंड और दूसरे शब्द का पहला जो अक्षर है वो स्वर है, तो स्वर संधि हो जाएगी। और मोस्टली जो अलग किया गया है उसी को आप लिखिएगा, तभी आपका समझ लीजिए नंबर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इस पर तो ये भी करिए, नहीं तो केवल यही करिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, परार्थ, परा प्लस अर्थ, तो क्या हो जाएगा, परार्थ। परा प्लस अर्थ परार्थ, ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि। क्या हो जाएगा, स्वर संधि। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सदाचार। सदाचार क्या होगा, सत प्लस आचार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो
पहले शब्द का आखिरी अक्षर है उसमें हलंत लग गया। हलंत किसकी पहचान है? व्यंजन संधि की। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तो आपको व्यंजन संधि तो लिखने आता ही होगा, व्यंजन। तो आप यहाँ पर लिखोगे आधा व यन ज न, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है। अगर संधि में किसी भी प्रकार का डाउट है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो अलग से बनाकर लगा रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, देखिए उसको ध्यान से एकदम। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी। इससे आसान तो पूरे उसमें प्रश्न है ही नहीं भाई। क्या है? आखिरी शब्द। सहायक क्रिया का नाम लेते ही आखिरी शब्द। आखिरी शब्द क्या है? दी है। तो दी का मूल रूप क्या होगा? दीना। चुकी, चुका जो भी लिखा हुआ है इसका मूल रूप क्या होगा? चुकना। चुका है तो चुका का मूल रूप क्या हो जाएगा? चुकना। यहाँ पे लिखेंगे चुका और यहाँ पे लिखेंगे चुकना, चुकना हो जाएगा। एकदम आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्या करना है हमको? प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। मैं कह रहा हूँ आप दोनों का लिख दीजिए। ठीक है, दोनों का लिख। देखना, देखना का क्या हो जाएगा? दिखाना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? दिखलाना, दिखलवाना। देखना, दिखाना, दिखलवाना। ठीक है, या दिखाना दिखवाना भी ठीक है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। एक मिनट। हाँ, तो ये हो जाएगा दिखवाना। ठीक है, एकदम आसान है। भूलना, इसमें देखो, इसमें इम्पोर्टेंट है ये जो बड़ाऊ है तो ये हो जाएगा भूलना का भुलाना और दूसरा हो जाएगा भुलवाना। ठीक है, भूलना, भुलाना, भुलवाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? मुहावरा दिया गया है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करिए। अब आपको ये दोनों में से मुहावरा कोई आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम आगे वाले प्रश्न पर बढ़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए क्या लिखा है? अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल लेते ही मैं भयभीत हो गया। भयभीत के लिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक काँप उठना, एक बोलबाला होना। तो अगर आपको भावार्थ पता है, अगर इसको मुहावरे का अर्थ पता है तो आपको पता है कि यही होगा, काँप उठना। तो इसके बदले आपको ये लिखना है, काँप उठा। ठीक है, काँप उठा लिख देंगे तो आपका ये हो जाएगा एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। क्या करना है? कारक पहचानना है किसी एक वाक्य में। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। अब यहाँ देखिए, टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं। की कारक याद है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन या रे। तो की यहाँ पर लिखेंगे की और यहाँ लिखेंगे संबंध कारक। क्या लिखेंगे? संबंध कारक। संबंध कारक लिख देंगे, आपका 1 नंबर हो जाएगा पक्का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी देख लीजिए। रूपा उस कार्य भार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न होना से, ये क्या है? कार्यभार से उद्विग्न होना। से उद्विग्न होना, से उद्विग्न होना मतलब चिढ़ना, अलग होना। ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान से, करण से भी और अपादान से भी। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिख लिए। अभी क्या है? इसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ये हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 वाक्यों की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन भी हमने पढ़ लिया है। इसमें देखिए क्या लिखा है? अपूर्ण भूतकाल, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। इस जाएगी जो है
इसको अपूर्ण भूतकाल में बदलना है तो जा रही थी, एकदम आसान है, जा रही थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, प्राण को मन से अलग करना पड़ा। पड़ा सामान्य भविष्य काल, क्या होगा, पड़ेगा, पड़ेगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, किसमें बदलना है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का तो आसान है, देखिए पूर्ण वर्तमान काल का क्या करना है आपको, किया है, केवल है ऐड करना है, ये पूर्ण वर्तमान काल। इसमें एक नियम ये बनता है कि अगर वाक्य सामान्य भूतकाल में है और उसको पूर्ण वर्तमान काल में या पूर्ण भूतकाल में बदलना है तो केवल है, था, थी, थे ही ऐड करना होता है और कुछ भी करना नहीं होता है। अगला देखिए, एक बाबूजी निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखिए सरल वाक्य जो है वो सिंपल सेंटेंस होगा, मिश्र जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें और, लेकिन, किंतु, परंतु होगा। लेकिन जो मिश्र वाक्य है उसमें उसकी पहचान क्या है, वो कॉमा होगा और उसमें इसलिए क्योंकि ऐसा होगा। देखिए बाबूजी का एक तरीका था, कॉमा, जो आ गया, जो सो, ये सब किसकी पहचान है, मिश्र वाक्य की। तो ये वाक्य कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। अगला देखिए 10वें का दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। अब इसको किस में बदलना है, निषेधार्थक वाक्य में बदलना है। अब निषेधार्थक वाक्य में मतलब है नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू, केवल आपको नहीं ऐड कर देना है। ठीक है, नहीं ऐड कर दोगे सही हो जाएगा। इसमें मीनिंग बदलता है तो कोई इससे विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या लोग पहाड़ी पर घूमने का शौक रखते हैं, तो विधानार्थक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, तो ये क्या करना है, क्या हटा देना है, सीधा ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा देना है, पूर्ण विराम कर देना है, काम हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। अब इसमें देखिए, पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोका, से होगा या में होगा, में होगा यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी गलती आप पकड़ लोगे, 1 नंबर, 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर पक्का हो जाए। यह पसीना देखो किस लिए बहाई है, दोनों मात्रा गलती है। देखिए क्या है, पसीना, पसीना हो जाएगा, और किस लिए बहाया है, और क्या है, देखिए किस लिए हो जाएगा, बहाया, बहाया क्वेश्चन है भी लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए, मैं ड्राइवर से बुला लाया, ड्राइवर से नहीं होगा, ड्राइवर को बुला लाया, लाया हो जाएगा। ठीक है, ये 2 गलतियाँ हैं, ये से और लाए। ठीक है, एकदम आसान है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको आसानी से कर लेना है। उसके बाद केवल शॉर्ट में बताऊंगा, अगला विभाग जो है वो है रचना विभाग। रचना विभाग में क्या करना है, आपको पत्र लेखन है। पहला प्रश्न, उसमें 2 पत्र है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। अगर आपको फॉर्मल समझ में आता तो फॉर्मल लिखिए। फॉर्मल में 2 एड्रेस होता है, 3 पैराग्राफ होता है और ईमेल आईडी ऊपर और नीचे दोनों जगह होता है। इनफॉर्मल में विषय भी होता है, और इनफॉर्मल में क्या होता है, केवल एक एड्रेस, जो भेज रहा है केवल उसी का नीचे एड्रेस दिया होगा, ऊपर डेट होगा, उसके बाद प्रिय, आदरणीय, और इसमें विषय नहीं होगा। 3 पैराग्राफ इसमें भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, पहला प्रश्न देखिए क्या है कि राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने पर बधाई देना है, किसको, अपने छोटे भाई को। तो ये क्या है, भाई, बहन, चाचा, नाना, मामा, ये लोग जो है वो इनफॉर्मल लेटर में आते हैं, तो इसमें केवल एक ही एड्रेस होगा, विषय नहीं होगा, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, व्यवस्थापक को पत्र लिखना है, 2 एड्रेस होगा, जिसको जो भेज रहा है उसका भी एड्रेस होगा, जिसे भेज रहे हैं उसका भी एड्रेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश
पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। ठीक है, अब ये एक पैसेज दिया होगा, इस पैसेज में से 4 प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 to 7 प्रश्न बना लीजिए। होगा ये कि अगर इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न गलत भी होंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा नहीं। जो प्रश्न आपके सही होंगे उन पर आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न बनाने, सिंपल प्रश्न बनाने हैं। कौन, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे प्रश्न करके पूछ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, चैनल पे आप देखेंगे मिल जाएगा। वृत्तांत लेखन का पूरा फॉर्मेट है, केवल आपको नाम ऐड करना है, विद्यालय का नाम ऐड करना है। देखिए विद्यालय का नाम है, कार्यक्रम जो है उसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। 1-2 बच्चों का नाम ऐड करना है, आपको 5 में से 4, 4.5 नंबर आसानी से एकदम मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहानी लेखन और विज्ञापन में वृत्तांत लेखन में ऑप्शन है, तो आप या तो वृत्तांत लेखन करो या तो कहानी लेखन करो। मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग अगर कहानी में ज़रा भी डाउट है तो वृत्तांत लेखन करिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। वृत्तांत लेखन में टाइटल भी लिखने पर 1 नंबर दिया जाता है, जो टाइटल आप ऊपर लिखते हो उसका भी नंबर मिलता है। तो इसमें कैसे हो सकता है, औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान। ठीक है, इस तरह का टाइटल आप लिख सकते हो। उसके बाद अगला देखिए विज्ञापन लेखन। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन का जो टॉपिक है वो है निर्मल सैनिटाइज़र। ये आपको 5 नंबर का है। निर्मल सैनिटाइज़र का विज्ञापन करना है। 4 जो टॉपिक दिया हुआ है, देखिए बिंदु दिया हुआ है, उसको आप विशेषताएं में 3 लिख सकते हैं। ऊपर खुशखबर लिख सकते हैं, जल्दी कीजिए लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी नज़र किधर है, निर्मल सैनिटाइज़र यहाँ इधर है। इस तरीके से आप एक कैची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे। थोड़ा चित्र बना सकते हैं, सैनिटाइज़र का बॉटल बना सकते हैं और भी 2 बच्चों को दिखा सकते हैं, हाथ को साफ़ करते हुए दिखा सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन आप कर सकते हैं, एकदम आसान है। उसके बाद निबंध लेखन। निबंध लेखन में जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि निबंध लेखन हमेशा यही लीजिएगा, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेट, एग्जैक्ट फॉर्मेट सबके लिए मैंने तैयार करके रखा है। आपको मेरे चैनल पे ये भी मिल जाएगा निबंध लेखन। ये 7 मार्क्स का है और आपको कम से कम 1 and 1.5 पेज लिखना ही है। अगर इतना नहीं लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरीके से ये जो एक मैंने 2022 का प्रश्न पत्र हल कराया है, बाकी सारे भी प्रश्न पत्र मैं हल कराऊंगा और एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से होंगे जो आप पढ़ें और अच्छे नंबर लेकर आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।